दोस्तों ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का आपका एक चैप्टर है पितृसत्तात्मकता पैट्रियार्की, तो इसको काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप आसानी से समझ सकें। यहाँ पे एक बात ध्यान देना, पितृसत्तात्मकता के अलावा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के अंतर्गत आपको एक दो चैप्टर पढ़ने हैं। एक है आपका सेकुलरवाद, जिसे हिंदी में धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, ठीक है, और एक है आपका सांप्रदायिकता पर विचार विमर्श। तो ये जो दोनों ही जो चैप्टर हैं, इनके लिए ऑलरेडी जो वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा दी गई है। तो आप जो प्लेलिस्ट है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको आगे की जो वीडियो है वो भी आपको अवेलेबल मिलेगी। तो आप उन वीडियोस को भी देख लेना, वो भी आपके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाई गई हैं। तो ये मत सोचना कि कुछ ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा बताया गया है, वो चीज़ें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बताई गई हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर हम जितना भी ये आपका जो सब्जेक्ट है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का, उसका नाम ही क्या है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। मतलब ये कि हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको कवर की गई हैं आपके लिए इस वीडियो में भी, और जो आगे की जो वीडियो है उसमें भी। तो आप उसको पूरा देख लेना, ठीक है। अब हम वापस से इस चैप्टर पर आते हैं, पितृसत्तात्मकता के ऊपर। तो अब ये क्या है इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, पितृसत्तात्मकता का मतलब अगर मैं सिंपल सा एक शब्द में कहूँ तो पिता का शासन होता है। बस ये जब पुरुष वगैरह प्रधान हो किसी समाज में तो उसे हम कहते हैं पितृसत्तात्मक व्यवस्था। क्या है, इसको एक बार लाइन वाइज लाइन आपको बताता हूँ। वह समाज व्यवस्था जिसमें परिवार या विस्तृत कुटुंब या का प्रमुख कोई वरिष्ठ पुरुष जैसे कि पिता, पितामह इत्यादि होता है, वही सारे निर्णय करता है और सब सदस्यों को उसके आदेशों का पालन करना होता है। अतः यह पुरुष प्रधान समाज, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का पर्याय है। सिंपल सा है, आसान शब्दों में आप ये समझिए कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें परिवार या जो पूरा समुदाय है उसका प्रमुख कोई बड़ा या कोई भी पुरुष होता है, तो उसको हम कहते हैं पितृसत्तात्मकता, ठीक है। मतलब ये कि ऐसा समाज या ऐसी सामाजिक व्यवस्था जहाँ पर एक पुरुष, कोई भी हो सकता है वो पुरुष, कोई बड़ा व्यक्ति हो, कोई पिता हो या परिवार का सबसे प्रमुख व्यक्ति हो, तो वो कोई भी बड़ा व्यक्ति हो सकता है, वरिष्ठ व्यक्ति हो सकता है। लेकिन अगर वो पुरुष है और उसी की सत्ता है परिवार में या किसी समुदाय में, वही सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो हम कहते हैं ये जो समाज है वो पितृसत्तात्मकता समाज है। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई है। ऐसा समाज जहाँ का प्रमुख कोई पुरुष हो, सिंपल सा कम शब्दों में समझो, ऐसा समाज जहाँ का कोई प्रमुख कोई पुरुष हो, कोई भी पुरुष व्यक्ति अगर प्रमुख होता है तो उसे हम कहते हैं पितृसत्तात्मक व्यवस्था। सिंपल सी बात है, हम देखते हैं कि परिवार के अंतर्गत एक भाई, एक पिता, एक पति, ये क्या होते हैं, ये प्रमुख व्यक्ति होते हैं। एक स्त्री को कभी उसके पिता के अधीन रहना पड़ता है, कभी उसके भाई के अधीन रहना पड़ता है, कभी उसे उसके पति के अधीन रहना पड़ता है, और आगे चलकर उसे अपने बेटे के अधीन भी रहना पड़ जाता है, ठीक है। ऐसा भी होता है कई बार। तो ऐसे समाज में जहाँ पर पिता या कोई भी पुरुष प्रमुख होता है परिवार में या पूरे समुदाय में भी, हाँ, तो उसको हम कहते हैं पितृसत्तात्मक व्यवस्था या पैट्रियार्की, ठीक है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो और कम शब्दों में कहा जाए तो पिता का शासन। हालांकि यहाँ पे पिता की जगह एक पुरुष का शासन आप कह सकते हो इसे, ठीक है। पिता का मतलब यहाँ पे सिर्फ पिता मत समझना, यहाँ पे पिता का शासन कम शब्दों में समझाया जा रहा है। पितृसत्तात्मकता मतलब पिता का शासन, ठीक है। लेकिन इसे अब जब हम ब्रॉडर समझते हैं तो पिता का शासन में मतलब शामिल है कि कोई भी जो पुरुष है उसका शासन, ठीक है। ये बात आपको आ गई समझ में। पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों की प्राथमिक सत्ता होती है। ये राजनैतिक नेतृत्व, नैतिक अधिकार, सामाजिक सम्मान, संपत्ति का नियंत्रण की भूमिकाओं में प्रबल होते हैं। परिवार के क्षेत्रों में पिता या अन्य पुरुष महिलाओं और बच्चों के ऊपर अधिकार जमाते हैं। इस व्यवस्था में स्त्री पुरुष को समाज द्वारा दिए गए कार्यों के अनुसार चलना पड़ता है। धर्म, समाज व रूढ़िवादी परंपराएं पितृसत्ता को अधिक ताकतवर बनाती हैं। सदियों से महिलाएं पितृसत्ता के कारण उत्पीड़ित होती रही हैं। दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है ऐसा समाज, ऐसी सामाजिक व्यवस्था, ऐसा सोशल सिस्टम जहाँ पर पुरुषों को प्राथमिकता दी जाए, पुरुषों को पहला स्थान दिया जाए। राजनीतिक रूप से जो पुरुष हैं वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हों, सशक्त हों, पॉलिटिकली वो उनका राजनीतिक विकास हो चुका हो पुरुषों का, या राजनीतिक रूप से पुरुष ही ज़्यादा पावरफुल हो, महिलाएं बहुत कमज़ोर हों राजनीतिक रूप से। समाज में महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों को सम्मान दिया जाए, ठीक है। संपत्ति का जो नियंत्रण का अधिकार होता है, राइट टू प्रॉपर्टी, उसमें भी पुरुषों को जब ज़्यादा
अधिकार दिए जाएं, पुरुषों का ज़्यादा नियंत्रण हो संपत्ति पर, तो ऐसे समाज में हम कहते हैं कि पितृसत्ता वाला समाज है, पैट्रियार्की व्यवस्था है। ठीक है, ऐसे परिवार, ऐसे समाज में यही होता है कि कोई पिता या कोई अन्य पुरुष है जो महिला, कोई भी पिता हो सकता है या कोई जो अन्य पुरुष हो सकता है, वो क्या करता है, महिलाओं और बच्चों के ऊपर अधिकार जमाता है परिवार में, वही प्रमुख होता है। और पितृसत्ता को बढ़ावा कौन देता है? जैसे रूढ़िवादी जो परंपराएं हो गई, समाज में जो धर्म है, ये पितृसत्ता वाली व्यवस्था को अधिक ताकतवर बनाता है। पितृसत्ता के लिए कड़े नियम वगैरह इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि धर्म में कई सारे अधिकार पुरुषों को दे दिए जाते हैं। सामाजिक जो रूढ़िवादिता है, मतलब पुराने जो विचार हैं कि महिलाएं अगर बाहर निकलेंगी तो बेकार हो जाएंगी, ये है वो है, तो जो पुराने विचार हैं, पुरानी परंपराएं हैं, ये सारी चीज़ें पुरुष पितृसत्ता व्यवस्था को ताकतवर बनाती हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि सदियों से महिलाएं पितृसत्ता की व्यवस्था का शिकार रही हैं। जाहिर सी बात है, प्राचीन काल से हम पूरे विश्व में देख सकते हैं, महिलाएं ऐसा वर्ग रही हैं जिनके साथ लगातार लंबे समय से, बहुत स्टार्टिंग से भी आप कह सकते हो, बहुत शुरुआत से, जब हम प्राचीन भारत की भी बात करें या प्राचीन विश्व की बात करें, उस समय से भी हमें महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव दिखाई दे जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शुरुआत से जब मनुष्य का उद्भव हुआ तभी से भेदभाव हुए, तब तो भेदभाव नहीं थे, लेकिन हाँ, जैसे जैसे सामाजिक विकास होता गया वैसे वैसे महिलाओं को अधिकारों से वंचित किया जाता रहा। तो यहाँ तक हमने पितृसत्ता को काफ़ी डिटेल में समझ लिया, पितृसत्ता का शाब्दिक अर्थ काफ़ी अच्छे से हमने समझ लिया है। आगे हम बात करते हैं कि पितृसत्ता की संस्था की उत्पत्ति कैसे हुई। ये आपका एक सब टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं ये क्या है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं पितृसत्ता की संस्था की उत्पत्ति की। कहने का मतलब ये है कि आखिर ये जो पितृसत्ता की व्यवस्था है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी, तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पितृसत्ता की उत्पत्ति नर मादा जैविक मतभेदों से हुई है। विशेष रूप से बच्चों को लाने में महिलाओं के जैविक फायदों से ने असमान सामाजिक भूमिकाएं बनाई और उन्हें मातृत्व, पालन पोषण, अध्यापन, बच्चों को पूरी तरह से समर्पित होकर परिवारों को समर्पित करने जैसे कर्तव्य सौंपे। मतलब ये देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, ऐसा माना जाता है कि जो पितृसत्ता की व्यवस्था है उसकी उत्पत्ति नर मादा जैविक मतभेदों से हुई है। कहने का मतलब यह है कि पुरुष और महिलाओं में जैविक आधार पर अंतर पाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि पुरुषों और महिलाओं में जैविक आधार, मतलब बायोलॉजिकल जो फैक्टर है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो शारीरिक बनावट अलग है। ठीक है, महिलाओं की शारीरिक बनावट अलग है और पुरुषों की शारीरिक बनावट अलग है। शारीरिक जो क्षमता है उसमें भी अंतर है। तो ये जो अंतर था, जैविक अंतर, जो बायोलॉजिकल अंतर था महिलाओं और पुरुष में, इसको एक बड़ा कारण माना जाता है पितृसत्ता की व्यवस्था की उत्पत्ति की। ठीक है, कि आखिर पितृसत्ता जो व्यवस्था है समाज में वो क्यों सामने आई, तो उसका एक कारण माना जाता है नर मादा जैविक मतभेद। कहने का मतलब देखो दोस्तों, यही है, हकीकत में ये है कि महिलाओं और पुरुषों में अगर हम बात करें तो कोई अंतर नहीं है। क्षमता वगैरह हम देखें, मानसिक या हर तरह की जो क्षमता है वो दोनों ही क्या है, बराबर है बिल्कुल। और आज के टाइम पे हमें प्रूफ भी मिलता है, महिलाएं कई सारी जो फील्ड है उसमें पुरुषों से भी अच्छा कार्य कर कर दिखा रही हैं। मतलब क्या है, मतलब पुरुष और महिलाएं समान है, ठीक है। लेकिन जो एक अंतर है, बेसिक सा जो एक अंतर है, वो है जैविक अंतर, जिसको नॉर्मली सभी स्वीकार करेंगे और करते हैं। तो जो जैविक अंतर है, जो बायोलॉजिकल फैक्टर है, इसको एक बड़ा कारण माना जाता है पितृसत्ता की व्यवस्था की उत्पत्ति का। बायोलॉजिकल मतलब समझ रहे हैं ना आप, कि शारीरिक बनावट अलग है, तो इसको एक बड़ा कारण माना जाता है कि पितृसत्ता की व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि समाज में जैसे कि जो बच्चे होते हैं वो लंबे समय तक मम्मी के साथ रहते हैं, मतलब स्त्री के साथ रहते हैं। तो इसी से अकॉर्डिंग फिर धीरे धीरे क्या किया गया कि जो बच्चों का जो लालन पालन है, जो पालन पोषण है, और उसको पूरी तरह महिलाओं को ही सौंप दिया गया। महिलाओं को ही ये जिम्मेदारी दे दी गई, या महिलाओं को ऐसा सिखाया गया कि उनका जो काम है वो मुख्य रूप से यही है कि वो घर में सभी का पालन पोषण करें, स्पेशली जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण करें, उनकी देखरेख करें, और परिवार की ऐसी जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंपी गई। इसके अलावा जो है हेवुड एक बड़े विद्वान हैं, तो इनका सुझाव है कि पुरुष और महिलाओं के सामाजिक भेदभाव मूल रूप से उनके जैविक भेद से निकलते हैं। तो इन्होंने भी अपना सुझाव दिया कि जो महिला और पुरुषों में जो सामाजिक भेदभाव है, उनकी जो उत्पत्ति है वो किस तरह से शुरू हुई, तो उसका एक कारण जैविक भेद था। ठीक है, जैविक भेद मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर। नारीवादी जो है, अब नारीवादी कौन है? नारीवादी वो लोग हैं जो पैट्रियार्की, पितृसत्ता की व्यवस्था का विरोध करते हैं। ठीक है, तो नारीवादी तर्क दे रहे हैं कि पितृसत्ता मानव निर्मित है और समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाएं ऐतिहासिक रूप से विकसित हुई हैं। देखो, जो
नारीवादी हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो पितृसत्ता की व्यवस्था है इसको समाज ने बनाया है, ठीक है। ये हमेशा अपने मतलब ये पहले से नहीं बनी है, इसे समाज ने धीरे धीरे क्रिएट कर दिया। ये मानव निर्मित है, मानव ने इसे बनाया है और इसमें बदलाव की आवश्यकता है जल्द से जल्द। और ऐसा फिर किया भी जा रहा है, नारीवादी तर्क दे रहे हैं कि इसे खत्म करना है। और नारीवाद जो पूरा आंदोलन है वो पितृसत्ता के खिलाफ ही चलता है। यहाँ पे नारीवाद यही बता रहे हैं कि समाज में जो सामाजिक आर्थिक दशाएं थी, जो राजनीतिक संरचनाएं हैं, इन्हें ऐतिहासिक रूप से लंबे समय से धीरे धीरे करके ऐसी पूरी की पूरी व्यवस्था विकसित कर दी गई जिसमें महिलाओं को पूरी तरह वंचित कर दिया गया कई सारे अधिकारों से, ठीक है। दुश्मनों को यहाँ हराने और अपने क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए उनकी शारीरिक दक्षता को सबसे अच्छा याद किया जाता था, इसलिए पुरुषों को बाहर आने के लिए कहा गया और महिलाओं को अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए कहा गया। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अब जैसे कि हम जानते हैं कि कई सारी चीज़ों के लिए युद्ध वगैरह होने शुरू हुए, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में जो शारीरिक दक्षता है, जो शारीरिक क्षमता है, उसमें महिलाएं पुरुषों के से थोड़ा सा मतलब अगर हम देखें तो अंतर है काफ़ी, ठीक है। तो जो पुरुष हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया गया किस चीज़ में, जैसे कि युद्ध वगैरह हो रहे हैं, दुश्मनों को परास्त करना है, तो पुरुषों को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया और पुरुषों को कहा गया कि वो बाहर निकलें घर से और मतलब युद्ध करें या सैनिक के रूप में अपनी सेवा दें। तो ऐसे करके पुरुषों को बढ़ावा दिया गया और महिलाओं से कहा गया कि वो घर में बच्चों का पालन पोषण करें। तो समाज में ऐसी चीज़ें उत्पन्न हुई जिसके कारण पितृसत्ता की व्यवस्था मजबूत होती गई। यहाँ पे एक बात ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि महिलाएं सैनिक कभी रही ही नहीं, महिलाओं ने भी प्राचीन काल में भी, हम यूनानी जब राज्यों की बात करते हैं, यूनानी नगर राज्यों की, जो ग्रीक के सिटी स्टेट थे, तो वहाँ पर हम बात करते हैं जैसे कि स्पार्टा एक सिटी स्टेट था, तो वहाँ पर जो महिलाएं थी वो सैनिक के रूप में सहायता दे रही थी या सैनिक के रूप में कार्य कर रही थी। तो हमें प्राचीन काल में महिलाओं की सैनिक सेना में होने के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि समाज ने इसको बढ़ावा दिया ना, कि पुरुषों को माना कि हाँ पुरुष जो हैं वो शारीरिक रूप से काफ़ी दक्ष हैं, तो उनको युद्ध वगैरह में ज़्यादा उतारने का प्रयास किया गया। महिलाओं से कहा गया वो बच्चों का लालन पालन करें, पालन पोषण करें। तो सामाजिक स्थिति में इस तरह से पितृसत्ता की उत्पत्ति हुई, ये हमने देख लिया, ठीक है। इसका एक बहुत बड़ा कारण जैविक मतभेद था, और जैविक मतभेद तो एक कारण था, लेकिन हाँ समाज सबसे बड़ा कारण इसका समाज ही है। समाज ने ऐसी चीज़ें क्रिएट कर दी जिसमें महिलाओं को निम्न स्तर दिया गया। जो आगे जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट वगैरह हैं, जो नारीवाद, उदारवादी नारीवाद की जो प्रमुख लेखिका हैं, या जो नारीवाद का जनक जिन्हें हम कहते हैं, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट वगैरह, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि महिलाओं और पुरुषों में बस जैविक अंतर है, इसके अलावा मानसिक रूप से या तर्क वितर्क करने की क्षमता या हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों की बिल्कुल समान है और उन्हें एक बराबर अधिकार दिया जाना चाहिए। तो इस तरह हम पूरी तरह समाज को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, और मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट वगैरह भी पूरी तरह समाज को पितृसत्ता व्यवस्था की स्थापना के लिए जिम्मेदार ठहराती हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय समाज में पितृसत्ता किस तरह की रही है, पैट्रियार्की इन इंडियन सोसाइटी। अब ये क्या है, इसको मैं आपको हल्का सा रीड करके जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखो, भारत में स्त्रियों की स्थिति सदा पुरुषों से निम्नतर रही है। वैदिक काल के आरंभिक समय को यदि अलग रखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि स्त्रियों का स्थान पुरुषों के अधीन था। भारतीय समाज वैदिक काल से ही एक पितृसत्तात्मक समाज रहा है। धर्म तथा धार्मिक ग्रंथों का इस तरह से लेखन व व्यावहारिक प्रयोग किया गया कि जिनसे समाज में स्त्रियों व पुरुषों के बीच असमानता में वृद्धि हुई और समान अधिकारों के विचार को धर्म एवं धार्मिक रीतियों में मान्यता नहीं दी गई, ठीक है। समान अधिकारों के विचार को धर्म और धार्मिक रीतियों में मान्यता नहीं दी। यहाँ पे नोट सही कर लेना, ठीक है। यहाँ पे नहीं आएगा एक, ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा एक, नहीं दिया गया। समाज ने महिलाओं व पुरुषों के लिए अलग अलग सामाजिक व पारिवारिक मापदंड तय कर दिए। स्त्रियों की स्थिति निम्न से निम्नतर होती गई। इस तरह प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति में बदलाव आता रहा। रोमिला थापर कहती हैं कि महिलाओं को पर्याप्त अधिकार व स्वतंत्रता की स्थिति से लेकर ज़्यादा अधीनता की स्थिति तक उसमें व्यापक परिवर्तन आते रहे। दोस्तों, कहने का मतलब यह है, अगर हम वैदिक काल के कुछ उदाहरण देखें स्टार्टिंग के, अगर हम वैदिक काल दो हैं, एक है उत्तर वैदिक काल और एक है ऋग वैदिक काल। सॉरी, पहला है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो जो ऋग वैदिक काल है, अगर हम उसके स्टार्टिंग की बात करें नॉर्मली, तो उस समय हमें दिखाई देता है कि महिलाओं को कई सारे अधिकार प्राप्त थे। लाइक महिलाएं अपने वर खुद चुनती थी और उनको दूसरे कई सारे अधिकार प्राप्त थे, अपना काम करने का अधिकार या कई सारे अधिकार हमें दिखाई देते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम बस उस शुरुआती दौर को अगर हम छोड़ दें तो धीरे धीरे हम यही देखते हैं कि महिलाओं को कई सारे अधिकारों से धीरे धीरे वंचित किया जाता रहा।
ठीक है। ऐसे समाज में नियम वगैरह बनाए गए जिसमें महिलाओं को निम्न दिखाया गया, और महिलाओं को कई सारे धार्मिक ग्रंथों में महिलाओं के लिए कई सारे कड़े कानून वगैरह भी बनाए गए और कई सारे अधिकारों से वंचित रखा गया, जिसके कारण असमानता बढ़ गई महिलाओं और पुरुषों के बीच। ये सारी बातें हैं। उत्तर वैदिक काल के बाद हिंदू धर्म एक संगठित रूप ग्रहण करता गया। शूद्रों व स्त्रियों को निम्न मानते हुए दोनों को वैदिक अनुष्ठानों व कर्मकांडों से वंचित कर दिया गया। इस व्यवस्था का सबसे भयावह परिणाम शूद्र व अति शूद्र स्त्रियों पर पड़ा। हिंदू स्त्रियों की स्थिति निम्न से निम्नतर होती जा रही थी। देखिए दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के बाद अगर हम देखें तो और भी ज़्यादा स्त्रियों के साथ भेदभाव को बढ़ावा मिला। धीरे धीरे हमने यही देखा कि महिलाओं को कई सारी चीज़ों से वंचित कर दिया गया। उदाहरण के लिए जो वेदों का अध्ययन था, इस पर रोक लगा दी गई और कई सारे जो अनुष्ठान वगैरह थे वो नहीं कर सकती थी महिलाएं। स्पेशली जो शूद्र लोग थे उनके लिए वंचित किया गया था। शूद्र में जो पुरुष थे और जो स्त्रियां थी दोनों के लिए वंचित किया गया था। लेकिन जितनी भी स्त्रियां थी, चाहे वो किसी भी जाति की हों, उन्हें भी वेदों को पढ़ने या दूसरे जो भी अनुष्ठान थे, कर्मकांड थे, उनसे वंचित कर दिया गया। इससे हुआ ये कि हिंदू स्त्रियों की जो स्थिति थी वो निम्न से भी निम्नतर होती जा रही थी। स्पेशली जो शूद्र जातियों में जो अति शूद्र जातियों में जो स्त्रियां थी उनकी स्थिति और भी भयावह हो गई थी। सामान्यतः ऐसा माना जाता रहा है कि मुस्लिम शासन ने इस कार्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मुस्लिमों से स्त्रियों की असुरक्षा के भय से हिंदू समाज ने स्त्रियों पर अत्यधिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। इसी भय के काल में पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयों ने भारतीय समाज में जन्म लिया, जो समाज में गहराई से रच बस गई। मुस्लिम स्त्रियों पर भी ऐसे ही कई प्रतिबंध पहले से ही लगाए जाते रहे थे, जिन्हें धीरे धीरे समय के साथ अधिक कठोर किया गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि फिर जब मुस्लिम आक्रमण होते हैं, कई सारे जो तुर्क हैं, अफगान हैं, उसके आक्रमण भारत पर शुरू होते हैं मध्यकाल में। तो ऐसे में जो हिंदू समाज था उसने स्त्रियों की रक्षा के नाम पर कई सारे कड़े प्रतिबंध स्त्रियों के ऊपर लगाए, उन्हें कई सारे अधिकारों से वंचित रखा गया। जैसे कि हम जानते हैं कि राजस्थान वगैरह में जो आज भी बाल विवाह प्रचलित है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो कारण बताया जाता है बाल विवाह वगैरह का, उसका कारण बताया जाता है मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उनसे उनके बचाव के लिए ये प्रथाएं शुरू हुई। तो ऐसा कारण बताया जाता है। लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो जो स्त्रियां थी उन्हीं का सबसे ज़्यादा मतलब लॉस हुआ पूरी तरह। उन्हें कई सारे अधिकारों से, कई सारी चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया गया और इससे हुआ ये कि अब जो स्त्रियों की स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। मध्यकाल में हम यही देखते हैं कि मध्यकाल में भारत में जो स्त्रियों की दशा थी वो और ज़्यादा खराब हो चुकी थी। सती प्रथा जैसी एक बहुत बड़ी जो कुरीतियाँ थी वो देश में मतलब पनप चुकी थी। इसके साथ ही इसके पूर्व औपनिवेशिक शासन तक स्त्रियों की भूमिका को घर तक ही सीमित बनाए रखा गया था। हालांकि ब्रिटिश शासन में जिस तरह से महिला प्रश्न को उठाया गया उससे उस स्थिति में थोड़ा परिवर्तन अवश्य आया, परंतु पितृसत्ता की जकड़ भारतीय समाज से कमज़ोर नहीं हुई, बल्कि महिला प्रश्न पर जोर देने से पितृसत्ता नए नए रूपों तथा आयामों में सामने आई। पितृसत्ता और समाज की अन्य संरचनाओं के बीच गहरा जुड़ाव रहता है। यही कारण है कि भिन्न भिन्न समाजों में पितृसत्ता का स्वरूप भी अलग अलग या भिन्न भिन्न रहा है। भारत में भी सभी समाज जाति के आधार पर ही गठित नहीं हैं। यहाँ जनजाति मतलब कुछ अलग कबीले हैं, समाज व्यवस्थाएं भी हैं। दोनों ही तरह के समाजों में पितृसत्ता अलग अलग स्वरूप में हमें दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, भारत में अगर हम बात करें समाज में पितृसत्ता किस तरह की थी, तो भारत में प्राचीन काल से अगर हम देखें तो कुछ स्टार्टिंग का कुछ काल था, लाइक ऋग वैदिक वगैरह काल था, जिसे थोड़ा अच्छा माना जा सकता है, ठीक ठाक था। जो उस समय इतना भेदभाव नहीं था महिलाओं के साथ, महिलाओं की एक अच्छी स्थिति ठीक थी। लेकिन फिर उसी समय अगर हम देखें कुछ समय बाद ही जो उत्तर वैदिक काल आता है, तो उत्तर वैदिक काल वगैरह में कई सारे मतभेद दिखाई देते हैं। मतलब कई सारे जो असमानता है महिलाओं और पुरुषों में उसको शो किया जाता है। कई सारे जैसे कि मनुस्मृति हो गई या कई सारे जो ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ, उसमें महिलाओं के लिए कई सारी बातें लिख दी गई कि महिलाएं ये नहीं कर सकती, महिलाएं वो नहीं कर सकती, या यूँ कह सकते हैं कि कई सारे कठोर नियम भारतीय समाज में उनके लिए बना दिए गए। तो प्राचीन काल में कई सारे मतलब एक निम्न स्थिति प्रदान की गई थी महिलाओं को, और इसमें भी जो शूद्र महिलाएं थी उनकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब थी। इसके बाद ही फिर मध्यकाल आता है। मध्यकाल में भारत का जो मतलब जो चिंतन था, जो राजनीतिक चिंतन, उसे हम देखते हैं, उसका जो विकास हो रहा होता है प्राचीन काल के बाद वो थम जाता है।
हम देखते हैं भारत के ऊपर कई सारे बाहरी पश्चिम वेस्ट की तरफ से बहुत सारे आक्रमण होते हैं, बहुत सारे मुस्लिम आक्रमण होते हैं, तुर्क कबीले, बहुत सारे तुर्कों के आक्रमण होते हैं, अफ़गानों के आक्रमण होते हैं। तो पश्चिम से भारत में बहुत सारे आक्रमण होते हैं, जिस कारण से भारतीय समाज को और भी बंद कर दिया जाता है। बंद का मतलब समझ रहे हैं? बंद का कहने का मतलब है कि भारतीय समाज का जो खुला रूप थोड़ा बहुत जो भी दिख रहा था, अब उसको धीरे धीरे और भी ज़्यादा बंद किया जाता है। बंद का मतलब महिलाओं को पूरी तरह उनके घर तक ही मतलब घर तक ही सीमित कर दिया गया, कई चीज़ों तक उनको सीमित कर दिया गया। बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कठोर प्रथाएं भी लाई गई। तो इस समय तक हम यही देखते हैं कि महिलाओं के साथ एक बहुत बड़ा असमानता का व्यवहार होता रहा था और समाज में पितृसत्ता की जो व्यवस्था थी भारत में मध्यकाल में, वो अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। यहाँ पर सभी महिलाओं की बात हो रही है, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हों, हिंदू महिलाएं हों, जितने भी भारतीय समाज था उसमें हमने यही देखा कि महिलाओं के साथ एक बहुत बड़ा भेदभाव हुआ था। ठीक है, तो कई सारी पर्दा प्रथा जैसी प्रथा थी, बहुत सारी कठोर प्रथाएं थी जो महिलाओं को फॉलो करना पड़ रहा था। फिर जब हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स का टाइम आता है, जब औपनिवेशिक टाइम आता है, तो हम देखते हैं थोड़ा बहुत प्रश्न उठाया जाना शुरू होता है। लाइक पंडिता रमाबाई आती हैं सामने, जो अब प्रश्न करती हैं कि हम ये जो पितृसत्ता व्यवस्था है ये समाज ने बनाई है और हम इसके अधीन नहीं रह सकते। तो रमाबाई आती हैं और दूसरी कई कई सारी जो महिलाएं हैं वो आती हैं सामने निकल कर, और इस तरह फिर एक नारीवाद मतलब एक तरह से फिर महिलाओं के अधिकारों के लिए भी प्रश्न उठना शुरू होता है। और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कई सारे आंदोलन भी होते हैं, और आज हम देख रहे हैं कि उन्हीं का परिणाम है भारतीय संविधान में समानता से सभी को वोट डालने का अधिकार दिया गया। और आज हम देख रहे हैं धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति में सुधार देखा जा रहा है। हालांकि अभी बहुत सुधार बाकी है। आज भी हम देख रहे हैं कि आज़ादी के इतने साल बाद भी भारत में पितृसत्ता की जो व्यवस्था है वो आम आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है, आप गांव देहात के एरिया में जाके देखिए, आपको काफ़ी हद तक पितृ जो पैट्रियार्की है वो देखने को आराम से मिल जाएगी। शहरों में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही है कि पितृसत्ता की व्यवस्था आज भी है, लेकिन हाँ, धीरे धीरे महिला सशक्तिकरण हो रहा है, तो इसमें सुधार देखा जा रहा है। और आगे जहाँ तक है, उम्मीद है कि इसमें काफ़ी धीरे धीरे सुधार आएगा समय के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं पितृसत्ता की दुनिया में नारीवाद। नारीवाद क्या है? तो नारीवाद वो आंदोलन है दोस्तों जो पितृसत्ता का विरोध करता है, जो बात करता है महिलाओं के बराबर के अधिकारों की। ठीक है, नारीवाद या नारी मुक्तिवाद की मुख्य मान्यता यह है कि समाज में लिंग के आधार पर शक्ति का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। संक्षेप में यह सिद्धांत पितृतंत्र को समाज व्यवस्था का प्रधान लक्षण मानता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो नारीवाद है, वो नारीवाद या नारी मुक्तिवाद है, ये मानता है कि समाज में ना लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर भाई भेदभाव होता है। जेंडर के आधार पर भेदभाव का मतलब यह है कि समाज में पितृतंत्र पाया जाता है, पितृसत्ता पाई जाती है, पैट्रियार्की व्यवस्था है जिसमें पुरुषों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, महिलाओं को निम्न स्थान दिया गया है। तो ये बात है यहाँ पे। एक चीज़ आपको बता दूं कि नारीवाद का जो जनक है वो हम मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को मानते हैं। ठीक है, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। नारीवाद के अनुसार स्त्रियां ऐसा समूह है जिनके हित पुरुषों के हितों के विरुद्ध हैं। ये हित समस्त स्त्रियों को एक भगिनी, ये भगिनी होगा, ठीक है, भगिनी मतलब एक सिस्टर कहते हैं ना हिंदी में, भगिनी, एक भगिनी समाज, अग्नि नहीं होगा, ठीक है, एक भगिनी समाज के रूप में संगठित होने की प्रेरणा देते हैं जो वर्ग और प्रजाति की सीमाओं से परे हो। मतलब यह है कि स्त्रियों में चाहे कोई निर्धन हो, अमीर हो, निर्धन हो, उच्च जाति की हो या निम्न जाति की, श्वेत हो या अश्वेत हो, मतलब काली हो या गोरी हो। कहने का मतलब ये है, श्वेत मतलब क्या है, कोई मतलब यूरोपीय हो, और अश्वेत मतलब दक्षिण अफ्रीका का या अफ्रीका का कोई नारी हो। इस अंतर को भुलाकर सब स्त्रियों को पुरुषों के विरुद्ध एकजुट हो जाना चाहिए और अपनी मुक्ति, लिबरेशन के लिए संघर्ष करना चाहिए। देखिए दोस्तों, नारीवाद कहता है ना कि जो सभी स्त्रियां हैं उनके साथ भेदभाव हुआ है, तो चाहे वो स्त्री यूरोपीय हो जाति की हो, भारतीय मूल की हो, किसी भी मूल की या कोई भी स्त्री हो, उन्हें आपस में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो सब एक हैं और उन सबको एकजुट होकर पुरुषों के खिलाफ मतलब एक तरह से हल्ला बोलना चाहिए। हल्ला इसलिए बोलना चाहिए, मतलब एक तरह से संघर्ष करना चाहिए ताकि उन्हें समाज में बराबरी का स्थान दिया जाए। ठीक है,
और उन्हें अपनी मुक्ति का संघर्ष करना है, मुक्ति के लिए। संक्षेप में, नारीवाद पुरुषों के मुकाबले नारी की स्थिति, भूमिका और अधिकारों से गहरा सरोकार रखता है। नारी की पराधीनता और नारी के प्रति होने वाले अन्याय पर ध्यान केंद्रित करता है और इनके प्रतिकार के उपायों पर विचार करता है। नारीवाद का दावा है कि अतीत और वर्तमान समाजों के अंतर्गत स्त्रियों को अपने स्त्रीत्व के कारण, अपने जैविक अंतर के कारण अन्याय सहन करना पड़ा है और आज भी उनके साथ अन्याय हो रहा है। ऐतिहासिक क्रम में इस आंदोलन के मुख्य मुद्दे रहे हैं कि स्त्रियों के अधिकारों को मानव अधिकारों की श्रेणी में रखा जाए। अब देखिए, नारीवाद के कई सारे मुद्दे रहे हैं। नारीवाद जो आंदोलन है अपने आप में इसके कई सारे मुद्दे रहे हैं, जैसे कि इसकी मांग है कि जो स्त्रियों का अधिकार है उसको मानव अधिकारों के अधिकारों में शामिल किया जाए। मानव अधिकारों के अधिकारों का मतलब होता है कि सभी इंसान हैं, चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे कोई श्वेत हो, अश्वेत हो, अमीर हो, गरीब हो, फर्क नहीं पड़ता, सभी इंसान है। तो मानव अधिकारों का दर्जा दिया जाए स्त्रियों के अधिकारों को। इसके साथ ही संपूर्ण सामाजिक जीवन के संदर्भ में स्त्री पुरुष की समानता स्वीकार की जाए, ये भी नारीवाद का एक प्रमुख मुद्दा रहता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो नारीवाद समाज में स्त्रियों को बराबरी के स्थान या बराबरी का स्थान दिलाने की दावेदारी करता है, बराबरी का स्थान दिलाने की बात करता है और एक पूरे विश्व में ये एक आंदोलन है नारीवाद, ठीक है, जिसके अंतर्गत पूरी दुनिया में जो नारी है उन सभी के अधिकारों की बात की जाती है। यहाँ पे ध्यान देना, देखो पूरे विश्व की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नारी एक ऐसा वर्ग रहा है जिसके साथ सदा ही भेदभाव रहा है। अगर हम भारत में देखें तो भारत में देखो भारत में अगर हम कहें तो आप लोग कहोगे कि जो दलित जाति है, दलित जो जाति है उसके साथ भी भेदभाव हुआ है और इसीलिए हम आरक्षण जैसी व्यवस्था करते हैं ताकि जो भेदभाव हुआ था उसको हम थोड़ा कम कर सकें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, देखो समाज ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो जातियां थी, इसमें दलितों के साथ जो शोषण हुआ वो तो हुआ, लेकिन महिलाएं एक ऐसा वर्ग थी जिसके साथ हर जगह शोषण हुआ है। कहने का मतलब यह है कि दलित जातियों में भी उन महिलाओं के साथ शोषण हुआ। मतलब आप अगर इस दलित जातियों के अंदर देखेंगे ना कि यह दलित जाति के अंदर किस व्यक्ति के साथ शोषण हुआ, तो वो आपको स्त्री के रूप में दिखाई दे जाएगा वो व्यक्ति। कहने का मतलब यह है कि हर वर्ग, चाहे वो कोई सा भी वर्ग हो, उसमें स्त्रियों के साथ शोषण हुआ है। लाइक अगर आप ब्राह्मणों का वर्ग भी देख लें, आप क्षत्रियों का वर्ग भी देख लें, आप अमीरों का वर्ग भी देख लें, आप गरीबों का भी वर्ग देख लें, तो अगर आप देखेंगे तो स्त्री वो वर्ग है जिसके साथ हर जगह शोषण हुआ है, ठीक है। आप चाहे कुछ भी देख लें, ठीक है, आप चाहे कोई सा भी धर्म देख लें, कोई सा भी आप देख लें, कोई सी भी कम्युनिटी देख लें, तो उसमें महिलाओं के साथ शोषण हुआ है। महिलाओं को घर तक सीमित रखने का प्रयास किया गया है, उन्हें लिमिट में उन्हें आगे बढ़ने के जो रिसोर्सेज होते हैं उससे वंचित रखने का प्रयास किया गया, उन्हें कई सारे कड़े नियमों में बांधने का प्रयास किया गया है। तो इस तरह जो सबसे शोषित या जो सबसे ज़्यादा पीड़ित जो समुदाय है वो स्त्रियों का ही है और नारीवाद इसी के चलते पूरे विश्व में स्त्रियों के बराबर के अधिकारों की मांग करता है। तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। नारीवाद क्या है? नारीवाद एक नारी मुक्ति के लिए एक आंदोलन है जो इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई थी और मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को इसका जनक माना जाता है। और ये जो भेदभाव है, स्त्रियों के साथ जो भेदभाव है, वो सिर्फ भारत नहीं पूरे विश्व में हुआ है। तो ये पूरे विश्व स्तर का है। तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।